हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास में स्टैट्स में चैप्टर 5 में क्लास नंबर 3। अभी हम लोग स्टैट्स 2 में है। स्टैट्स 1 में 5.2 तक कर चुके थे और स्टैट्स 2 में 5.3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5.3 और 5.4 हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.5। 5.4 में हमने दो वेरिएबल के लिए भी किया था या सम टोटल के लिए किया था और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज के लिए किया था। याद है आपको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल टोटल के लिए किया था। आज हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, उसके लिए करेंगे। तो देखते हैं जरा, हेडिंग लिखना आप, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो इसमें है लेट, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, मान लो अगर आपके पास x और y है तो 2x प्लस 5y, 2x माइनस 7y, 3x माइनस 5y। तो कोई लीनियर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा और अगर दोनों को प्लस माइनस कर रहे हैं तो वो कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। एक्स स्क्वायर नहीं होगा, वाई स्क्वायर नहीं होगा, एक्स का पावर 1 होगा और वाई का पावर 1 होगा। ठीक है, तो लेट x1 कॉमा x2 कॉमा डॉट 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 xn हैव mean values mu1 2 dot 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 mu n respectively and variances b, सबका वेरिएंस भी है सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, डॉट 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 सिग्मा n स्क्वायर। लेट y इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 से लेकर के an xn। अगर हमारे पास n रैंडम वेरिएबल्स थे तो हमने सबका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, a1 x1 से लेकर के an xn तक। रूल 1 कहता है, रूल 1 कि एक्सपेक्टेंसी अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन का निकालोगे ना तो वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी का। यानी एक्सपेक्टेंसी के अंदर में आ जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 से लेकर के an xn तक। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी में खुलेगा पहले एक्सपेक्टेंसी ऑफ a1 x1 प्लस एक्सपेक्टेंसी ऑफ a2 x2 प्लस 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 एक्सपेक्टेंसी ऑफ an xn। इधर आ गया a1 एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 प्लस a2 एक्सपेक्टेंसी ऑफ x2 प्लस प्लस an एक्सपेक्टेंसी ऑफ xn। ये आ गया। ठीक है, जब आप इसको पूरा करोगे तो फर्स्ट का देखो ना, एक्सपेक्टेंसी कितना था, दिया हुआ है ना, μ1, सेकेंड का μ2 μn। इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा a1 μ1 प्लस a2 μ2 प्लस डॉट 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 an μn। ठीक है, ये आ गया एक्सपेक्टेंसी ऑफ y। तो यहाँ जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था ना सम टोटल के लिए, सम टोटल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे 5 का सम करते थे तो यहाँ बहुत सारा समेशन है, तो उसकी एक्सपेक्टेंसी तो हमने निकाल ली लीनियर कॉम्बिनेशन की। अब जेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खाली एक्सपेक्टेंसी से तो बात नहीं बनेगी, हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीजन भी चाहिए। तो उसका भी रूल देखो, रूल 2। एक बात और, अगर सारे रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं तो सबका लीनियर कॉम्बिनेशन भी किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर रूल 2 में हम लोग करेंगे वेरिएंस के लिए। तो वेरिएंस ऑफ y, ठीक है, इंडिपेंडेंट लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर को वेरिएंस आ जाता है। आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि इफ x1 x2 डॉट 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 xn आर independent then variance of y is equal to, variance के अंदर में आ जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2
से लेकर के कहाँ तक, an xn तक। ये आ जाएगा a1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1। रूल तो याद है ना आपको, लास्ट क्लास में भी बताया था कि वेरिएंस के अंदर में अगर cx है तो c स्क्वायर बन के बाहर आता है। किस फॉर्म में बाहर आता है, कांस्टेंट, अपने स्क्वायर के फॉर्म में आता है। और इंडिपेंडेंट है तो अब कोवेरिएंस वाला टर्म हो जाएगा 0। इसके लिए आपको चैप्टर 5.2 जो सेक्शन लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा होगा। रूल देखो होता क्या है वो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें कि वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाता है वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। लेकिन जब इंडिपेंडेंट है तो ये कोवेरिएंस वाला टर्म हो जाएगा 0, इसलिए वो कोवेरिएंस वाला हम लोग नहीं लिखेंगे। a2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 से लेकर के an स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ xn, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1। वेरिएंस ऑफ x1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर लाइक दिस वे। इधर आ जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 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 an स्क्वायर सिग्मा n स्क्वायर। ये आ गया इसका वेरिएंस। अब यहाँ से आप स्टैंडर्ड डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, आप वो निकाल लेना, रूट अंडर वेरिएंस ऑफ y। ठीक है, और इसी का हम लोग यूज़ करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। जब इसका z आएगा ना, नोट में आप लिख लो, अभी रूल थर्ड भी करेंगे लेकिन पहले नोट में लिख लो कि जब हमें z ऑफ y की ज़रूरत पड़ेगी, y माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। दिस इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ y, जो इधर पढ़ा था हमने, दिस वन। ये जो इतना सब कुछ करके और फिर अंडर रूट करके जो आएगा वो नीचे में लिखा जाएगा, तब हमें z मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा तो करेंगे। अभी रूल थर्ड देखते हैं। रूल थर्ड, इफ x1 x2 डॉट 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 xn आर डिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट है देन वेरिएंस ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2 से लेकर के an xn इज इक्वल टू डबल समेशन, ध्यान से सुनना, ai aj, और i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, j की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, और कोवेरिएंस ऑफ xi xj। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। कोवेरिएंस, जब इसको आप खोलोगे समेशन को, क्या क्या मिलेगा, कभी सोचा है? अभी आप i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n आप फिक्स कर दो फॉर i इज इक्वल टू 1, वी आर पुटिंग j इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n फर्स्ट रो में, फिर फॉर i इज इक्वल टू 2। ध्यान से सुनना, समेशन कैसे खुलता है, अभी बाहर वाले को फिक्स कर दिया, अंदर वाले को चेंज कर रहे हैं। दोनों को एक ही साथ आप चेंज करके नहीं मैनेज कर पाओगे, बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो अभी बाहर वाले समेशन को बड़े आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप एक एक रो में खोलेंगे, अंदर वाले समेशन को हर रो में फिर एक्सपैंड कर देंगे। जैसे i इज इक्वल टू 1, अभी इसका फिक्स कर दिया मैंने बाहर वाले समेशन का, तो j को रन करा रहे हैं, j 1 से n तक जाएगा। समझ में आ रही है बात, j जा रहा है 1 से n तक। तब हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, मिलेगा a1 कोवेरिएंस ऑफ x1 x1, फिर मिलेगा a1 2, ये 1 तो फिक्स है, कोवेरिएंस ऑफ x1 x2, फिर क्या मिलेगा बताओ, a1 a3। ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ x1 x3 प्लस सो ऑन। अब आप समझ गए होंगे, लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, an कोवेरिएंस ऑफ xn xn। तो मजे की बात यह है कि जब सेम के बीच में कोवेरिएंस निकालना होता है ना, तो वो वेरिएंस ही हो जाता है। ठीक है, ये एक वेरिएंस होगा, और ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर आप सही कर लें। फर्स्ट अभी सिर्फ i इज इक्वल टू 1 के लिए चल रहा है ना, a1 और an आएगा, यहाँ भी x1 और xn के बीच में वेरिएंस आएगा। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा a1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस, अब x1 x2 यहाँ पर आ रहा है,
A1 A2 X1 X2, अब सारे आएंगे A1 A3 कोवेरिएंस ऑफ X1 X3 प्लस सो ऑन A1 AN कोवेरिएंस ऑफ X1 XN फॉर I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के N तक। तब ये हो जाएगा A2 A1 कोवेरिएंस ऑफ X2 X1 प्लस A2 समझ में आ रहा है कैसे खुल रहा है। अब ये A2 फिक्स रहेगा, ये बाहर वाला A2 सब में फिक्स रहेगा। पहले क्या था, देखो A1 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 फिक्स था और J बदल रहा था। अब हम लोग I इज इक्वल टू 2 के लिए बढ़ रहे हैं और J की वैल्यू बदल रहे हैं, तो ऐसे करते करते ना सारे समीशन हमारे कवर अप हो जाएंगे। A2 कोवेरिएंस ऑफ X2 X2 लाइक दिस वे, फिर हम जाएंगे A2 AN कोवेरिएंस ऑफ X2 XN, ये हो जाएगा A2 A1 कोवेरिएंस ऑफ X2 X1 प्लस ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ X2 प्लस सो ऑन, यहाँ पर हो जाएगा A2 AN कोवेरिएंस ऑफ X2 XN। तो समझो जरा, ये चीजें दो बार नहीं आ रही है, देखो तो A1 A2 लगेगा वेरिएंस, और यही सेम चीज इधर नहीं आ रहा A2 A1 कोवेरिएंस। जब लास्ट में सबका ऐड करते, क्योंकि I की वैल्यू भी तो सारी की सारी लेंगे, जब सबको लास्ट में ऐड करेंगे तब मिलेगा हमें, देखो ये ध्यान से, और ये मिल रहा है हमारा, देखो A1 स्क्वायर, यहाँ पर मिल रहा है A2 स्क्वायर, नेक्स्ट में मिलेगा A3 स्क्वायर, लास्ट में मिलेगा AN स्क्वायर। समझ आ रहा है, A3 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ X3, तब I इज इक्वल टू 3 के लिए, और जब I इज इक्वल टू हम लोग n डाल रहे होंगे तो इधर मिल जाएगा AN स्क्वायर वेरिएंस ऑफ XN। फिर जब सबका सम करेंगे, अब आपको पता ही है, आ जाएगा A1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ X1 A2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ X2 प्लस सो ऑन AN स्क्वायर वेरिएंस ऑफ XN, और प्लस ये सब दो दो बार, ध्यान से देखना, दो दो बार कहने का मतलब क्या है, A2 A1 A1 A2, दिस इज रिलेटेड विथ दिस वन, तो 2 टाइम्स सारे रिपीट हो जाएंगे। अब जैसे A1 A3 है वैसे ही A3 A1 भी आएगा, सब 2 टाइम्स, और AI AJ कोवेरिएंस ऑफ XI XJ। समझ में आ गया फॉर्मूला। तो इसी तरीके से फॉर्मूला डिराइव होता है। ये था हमारा रूल नंबर 3। एक और नोट आप लिख लें, यूज होता है क्वेश्चन, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लेकिन हो सकता है कि आप भूल गए होंगे। कोवेरिएंस ऑफ X1 X2 जब भी निकालना हो, एक्सपेक्टेंसी ऑफ XY या X1 X2 का एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई करके माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ X1 इंटू एक्सपेक्टेंसी ऑफ X2, तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ X1 इंटू X2 माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ X1 इंटू एक्सपेक्टेंसी ऑफ X2, यानी सिंपल सा वे में कोवेरिएंस ऑफ XY इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ XY माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ X इंटू एक्सपेक्टेंसी ऑफ Y। ये पहले पढ़ रखे हो ना, वही चीज है। अब ये 3 रूल अगर आपको याद है और 2 नोट्स याद हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन करने लायक रेडी हो चुके। क्वेश्चन करें? यस मैम। चलो सभी कोई अपना अपना रीडिंग निकाल लें और एग्जाम्पल 5.29 करते हैं। देखना एग्जाम्पल 5.29, अ गैस स्टेशन सेल्स 3 grades of gasoline. Gas station sells 3 grades of gasoline, regular, extra and super. ये हो गया रेगुलर, एक्स्ट्रा and super. These are priced at $3. Next is $3.2, $3.4 per gallon. This is price per gallon respectively. Let X1, X2, X3 denote the amounts of these grades purchased. ये हो गया क्वांटिटी, कितना परचेज कर रहे हैं हम लोग बताना, X1, X2, X3, X1, X2 and X3।
डिनोट द अमाउंट्स ऑफ दीज ग्रेड्स परचेज्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। सपोज एक्साइज आर इंडिपेंडेंट, एक्साइज आर इंडिपेंडेंट का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? वेरिएंस में करेंगे बच्चे। कोवेरियंस वाला टर्म जीरो हो जाएगा, वेरिएंस में सीधा तीनों का वेरिएंस का सम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? लीनियर कॉम्बिनेशन करते वक्त ये कोवेरियंस वाला टर्म जीरो हो जाएगा और खाली सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर इनटू वेरिएंस आ जाएगा। इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। इंडिपेंडेंट वर्ड को भी लिख करके हाईलाइट कर दो कि इसका भी जरूरी पड़ेगा। नेक्स्ट अब पूछा क्या है? दिस द रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स इज, इन्होंने बोला है कि आप एक्सपेक्टेड रेवेन्यू निकालें, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू निकालें एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेवेन्यू निकालें। तो चलो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू निकालते हैं। पहले रेवेन्यू फंक्शन तो बना ले हम लोग। रेवेन्यू फंक्शन क्या बनेगा? तो लेट वाई बी रेवेन्यू फंक्शन, लेट वाई भी रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन बना लिया हमने, तो y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3 पर गैलन है, x1 इज नंबर ऑफ गैलन, तो 3 इंटू x1 आ जाएगा। 3 इंटू क्या आ जाएगा बताओ? x1, तो 3x1 प्लस 3.2 x2 प्लस 3.4 x3। अरे भाई दिस प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तीनों का सम कर देंगे, दिस विल बी रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेवेन्यू निकालेंगे। एक्सपेक्टेड 3x1 प्लस 3.2 x2 प्लस 3.4 x3, ये आ जाएगा 3 एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 प्लस 3.2 एक्सपेक्टेंसी ऑफ x2 प्लस 3.4 एक्सपेक्टेंसी ऑफ x3। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी का रूल लगा दिया, जो मैंने रूल 1 आज आपको पढ़ाया है क्लास में, वही रूल यहाँ पर अप्लाई कर दिया। सबकी वैल्यू डाल दो, दे रखी है ना एक्सपेक्टेंसी, दी होगी जरूर। हाँ हाँ जी, दे रखा है μ1 इज इक्वल टू 1000 और μ2 इज इक्वल टू 500, और नीचे ही लिख देते हैं, और μ3 इज इक्वल टू 300। इन तीनों को यूज कर देंगे। 3 इंटू 1000 प्लस 3.2 इंटू 500 प्लस 3.4 इंटू थर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन इज, क्वेश्चन में देखोगे तो 300। अब पूरे को सॉल्व करोगे, यू विल गेट 5620। तो ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आ गया, कभी इससे कम होगा कभी इससे ज़्यादा होगा, लेकिन इसका जो है बिजनेस, अगर आप इस बिजनेस में उतरते हो तो लगभग इतना एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको इतने का फ़ायदा होने वाला है, रेवेन्यू इतना कलेक्शन जाएगा। किसी दिन बहुत अच्छा बिजनेस चला तो इससे ज़्यादा चला जाएगा, किसी दिन थोड़ा मंदा रहा तो इससे कम भी हो जाएगा, लेकिन इतना तो ऑन एन एवरेज मिलेगा ही आपको। नेक्स्ट, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 3x1 प्लस 3.2 x2 प्लस 3। पहले ना वेरिएंस निकाल लिया करो, क्योंकि पहले ही अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे तो फिर रूट अंडर को बार बार कैरी करना पड़ेगा, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। पहले वेरिएंस निकालो, लास्ट में जाकर के बस एक और स्टेप करके रूट निकाल करके स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो 3.4 x3 करेंगे हम लोग वेरिएंस में, तो वेरिएंस में आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 3.2 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 3.4 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x3, 9 इंटू वेरियंस ऑफ x1, और वेरियंस भी दे रखा है, क्वेश्चन में पढ़ो। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, पहले वाले का हो जाएगा 100 का स्क्वायर, नेक्स्ट इज 3.2 का स्क्वायर इंटू सेकेंड वेरियंस इज 80, तब 80 का स्क्वायर हो जाएगा, 3.4 का स्क्वायर इंटू 50 का स्क्वायर। पूरा सॉल्व करेंगे तो वेरियंस आ जाएगा 184436। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा कैपिटल, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा रूट अंडर वेरिएंस ऑफ y रूट अंडर 184436। पूरा सॉल्व करेंगे तो बच्चे आ जाएगा $429.4। यूनिट लगाना मत भूलना, अगर रुपीज़ में दे रखा होगा, वैसे क्वेश्चन आपका रुपीज़ में आएगा, एग्जाम में आएगा तो अब रुपीज़ का सिंबल ऐसे वाला जो नहीं लिखते, बोला आप अपना बना देना पूरा। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y।
ये था लीनियर कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। डिफरेंस बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स आसान है, जब लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ लिया तो डिफरेंस कोई नई बात नहीं है। डिफरेंस में जैसे x1 माइनस x2 डालेंगे तो ये भी एक टाइप का लीनियर कॉम्बिनेशन ही है। सोचो ना जरा, आप कर क्या रहे हो, y इज इक्वल टू x1 माइनस x2, और लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है a1 x1 प्लस a2 x2। तो अगर a1 इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, a2 इज इक्वल टू माइनस 1 ले लेते हैं, तो इजंट इट द केस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। y इज इक्वल टू x1 माइनस, तो डिफरेंस में भी कोई नई बात नहीं है, आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन का एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी हो जाएगी बताना, एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 माइनस x2, जो कि खुल करके हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x2। क्लियर? वेरिएंस ऑफ करोगे, और ये इंडिपेंडेंट है, याद रखना। अगर x1 x2 इंडिपेंडेंट है, ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, को वेरिएंस वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, 5.30 करते हैं हम लोग। A certain automobile manufacturer equips a particular model with either a 6-cylinder engine or a 4-cylinder engine. Let x1 and x2 मतलब एक 8 सिलेंडर वाला है और 6 सिलेंडर वाला इंजन है और एक 4 सिलेंडर वाला इंजन है। Let x1 and x2 be fuel efficiencies for independently and randomly selected 6-cylinder and 4-cylinder cars with mu1 equal to 22, mu2 is equal to 26, sigma 1 is equal to 1.2, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1.5। ये 6 सिलेंडर वाला है, 6 सिलेंडर वाले इंजन की बात हो रही है, ये 4 सिलेंडर वाले इंजन की बात हो रही है। अब इन्होंने बोला है विथ mu1 दे रखा है दिस वन। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू व्हाट। ध्यान से सुनो, expectancy of x1 minus x2 equal to expectancy of x1 minus expectancy of x2. Expectancy of x1 is mu1 minus mu2, known as 22 minus 26 कितना आ गया -4। अब वेरिएंस चलेंगे तो वेरिएंस ऑफ x1 minus x2 equal to वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2। मैंने आपको बताया था कि अंदर में चाहे प्लस या माइनस हो, यहाँ पर वेरिएंस में हमेशा प्लस ही लगता है। वो जो भी प्लस माइनस होता है ना, वो कोवेरिएंस के साथ चला जाता है, लेकिन हमारा x1 x2 इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस उसका 0 हो जाएगा, इसलिए वो माइनस का इफेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है बात? मतलब ये है सिंपल सी बात, हम आपको कह रहे हैं कि अगर वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 है, इसका हो जाता है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 माइनस 2 को वेरिएंस ऑफ x1 x2, लेकिन को वेरिएंस वाला टर्म तो 0 हो गया, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। दोनों की वैल्यू पुट कर दो ना, 1.2 का स्क्वायर प्लस में 1.5 का स्क्वायर, सॉल्व करके कितना आ रहा है, सॉल्व करके आ रहा है 3.69। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू रूट अंडर 3.69, सॉल्व करोगे तो आ गया 1.92। ठीक है, अब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको कहा कि अगर बहुत सारे इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें तो सबका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा। इसको नोट बना करके एक जगह लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करने में आसानी होगी। जैसे हमने पिछले वाले सेक्शन में क्या लिखा था कि इफ x1 से लेकर के xn तक अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं तो सबका एवरेज और सबका सैंपल टोटल वो भी क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वैसा ही कुछ यहाँ भी बनने वाला है।
हेडिंग दें केस ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स। देखें, लेट x1 x2 xn are independent normally distributed random variables with possibly different means or variances। कभी कभी सेम भी हो जाता है, कभी कभी अलग भी होता है। देन अभी तक हमने लीनियर कॉम्बिनेशन और डिफरेंस पढ़ा है ना, तो वो दोनों के बारे में लिख लेते हैं। देन लीनियर कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंस of random variables also follows normal distribution। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो जरूर अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो करते हैं हम लोग एग्जाम्पल 5.31। ये बच्चे कंटिन्यू हो रहा है 5.29, वही गैसोलीन वाला जो था ना, सुपर रेगुलर और एक्स्ट्रा वाला, वही था। द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द, उसी को कंटिन्यू कर रहा है। द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 3 gates ऑफ गैसोलीन ऑन अ पर्टिकुलर डे वाज, टोटल रेवेन्यू बता दिया, y इज इक्वल टू 3x1 प्लस 3.2x2 प्लस 3.4x3 एंड वी कैलकुलेटेड म्यू y हम लोग निकाल चुके हैं बच्चे। वैसे एग्जाम में आएगा तो हमें फिर से निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी निकाल चुके हैं तो करने जा रहे हैं। म्यू y निकालेंगे 3 इंटू म्यू 1 प्लस 3.2 इंटू म्यू 2 प्लस 3.4 इंटू म्यू 3, और ये 5.29 में दे रखा है तो वहाँ से वैल्यूज पुट करके आ चुका है 560। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अगर आपको निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकलेगा रूट अंडर 9 वेरिएंस ऑफ x1, क्योंकि हम लोग Q9, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, याद आ रहा है? अभी तो किया है थोड़ी देर पहले। 3.2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस 3.4 का स्क्वायर इंटू सिग्मा का स्क्वायर, पूरा सॉल्व वॉल्व करके आ गया था ये 429.46। अब इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी फॉर रेवेन्यू एक्सीड्स 4500। प्रोबेबिलिटी फॉर रेवेन्यू एक्सीड्स 4500। यहाँ देखें, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे y एक्सीड्स 4500, दिस इज इक्वल टू p फॉर z ग्रेटर देन। अब 4500 को z में कन्वर्ट करेंगे। 4500 y की वैल्यू है, 4500 y की वैल्यू है माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये आ जाएगा p फॉर z ग्रेटर देन 4500 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज 5620, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 429.46। ये आ जाएगा हमारा p फॉर z ग्रेटर देन माइनस 2.61। अब ग्रेटर देन का एरिया चाहिए, ये है माइनस 2.61, इससे आगे का एरिया चाहिए। 1 में से इसका 5 माइनस करेंगे ना, 5 इज दिस मच एरिया, इसको हम करेंगे 1 माइनस 5 ऑफ माइनस 2.6। ठीक है, टेबल से आप देखोगे ये आ जाएगा 0.9955। जिन बच्चों को टेबल नहीं देखने आ रहा है, आप मेरे से डाउट क्लास में आकर के पूछ सकते हो कि मैम एक बार बता दो। डाउट क्लास हमारी क्लास के बाद ही रोज होती है, आप मैसेज करके पूछ लेना, एक क्लास रखवा लेना, रख देंगे इसका डाउट क्लास। और नहीं तो आपके पास अगर वीडियो है या नोटबुक है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। सेमेस्टर में पढ़ा था स्टैट्स 1 में कि कैसे एरिया देखते हैं, आना चाहिए, आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते, ये हर चैप्टर में यूज
होगा 5 वाला जो कॉन्सेप्ट। ये हो गया बच्चे, ठीक है। अब है यहाँ भी हम लोग CLT को जो है ना वो जनरलाइज कर सकते हैं। CLT को नोट में लिख लो, CLT कैन बी generalized when sample size is large enough, ठीक है। वो सैंपल साइज इज लार्ज एनफ, सैंपल साइज यानी बोले तो n इज लार्ज। अब बच्चे इसके बाद से अब लास्ट ही टॉपिक रह गया है, इसमें इसी टाइप के लीनियर कॉम्बिनेशन वाले या डिफरेंस वाले ही क्वेश्चन बनते हैं और कुछ होता नहीं है। चैप्टर 5 में इतना ही। अब जाते जाते एक और हम लोग प्रूफ कर जाते हैं। प्रूव, उसका से आपको असाइनमेंट और पीपी देखना है इसका। प्रूफ फर्स्ट, एक्सपेक्टेंसी ऑफ A1x1 प्लस A2x2 इक्वल टू A1 एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 प्लस A2 एक्सपेक्टेंसी ऑफ x2। इसको बच्चे हमें रैंडम वेरिएबल से करना है और जॉइंट PDF से करना है। दो दो है ना, ध्यान से सुनो, दो दो रैंडम वेरिएबल हैं, एक ही सैंपल के एलिमेंट नहीं है, दोनों अलग अलग रैंडम वेरिएबल हैं। ये आ जाएगा हमारा लेट x1 x2 be two random variables and f of x1 x2 be their joint PDF, then expectancy of A1x1 plus A2x2 इक्वल टू, ये आपने 5.2 में पढ़ा था कि एक्सपेक्टेंसी वगैरह अगर निकालनी है और जॉइंट वाला है तो डबल इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। तो डबल इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे, ये आ जाएगा A1x1 प्लस A2x2, और पहले आप किसको रखना चाहते हो, dx1 या dx2, आपकी मर्जी, आप जिसको भी रखना चाहते हो। मतलब एक्सटर्नल किसको बनाना चाहते हो, बाहर। अगर मान लो कि dx1 dx2, x2 को बाहर बना दिया तो यहाँ पर x2 की लिमिट आएगी, x2 इज इक्वल टू, और यहाँ पर x1 की लिमिट आ रही है, x1 की लिमिट है, ठीक है। अब इसको देखो, पहले इसको इतने को सॉल्व करना है, x1 वाले पार्ट को, ध्यान से देखें। ये आ जाएगा -∞ to ∞, और तो इसको दो पार्ट में तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना, ठीक है। एक बार ये अलग होगा, एक बार ये अलग होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। -∞ to ∞ A1x1 dx1 dx2 प्लस डबल इंटीग्रेशन -∞ to ∞ A2x2 dx1 dx2। यहाँ से A1 बाहर आ जाएगा, ध्यान से देखना। fx तो लगाया ही नहीं, फंक्शन लगाया ही नहीं। एक मिनट करेक्शन करो इसको। यहाँ देखो, के साथ मल्टीप्लाई होगा f ऑफ जॉइंट वाला है ना फंक्शन, फिर dx1 dx2, यहाँ भी आ जाएगा जॉइंट वाला फंक्शन f ऑफ x1 x2, यहाँ पर आ जाएगा dx1 dx2, यहाँ भी आ जाएगा f ऑफ x1 dx1 d ऑफ x2, यह आ जाएगा A1 -∞ to ∞ x1 रह गया। x1 के साथ बचे f ऑफ x1, ठीक है, ये है हमारा जॉइंट। इसको चाहे तो हम मार्जिनल में भी ब्रेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा f ऑफ x1 x2 d ऑफ x1, ठीक है। बच्चे देखो, A1 x1 को रहने दो, बता रहे हैं आपको। एक इंटीग्रेशन अभी सॉल्व करो, A1 को बाहर निकाल दिया, x1 भी बाहर है, इंटीग्रेशन हो रहा है -∞ to ∞,
एफ ऑफ x1 x2 और डी x2 के साथ और डी x1 है उधर, प्लस ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब आप x2 का कर रहे हो तो उसके लिए x1 कांस्टेंट हो गया, वो बाहर रह जाएगा और इतने से चीज की वैल्यू हो जाएगी मार्जिनल। आपने पढ़ा होगा कि अगर ज्वाइंट को हम दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो फर्स्ट वाले का मार्जिनल हो जाता है, यानी dx2 है तो वो dx1 वाला मतलब x1 का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। तो अब यहाँ भी वैसे ही करेंगे, यहाँ अगर x2 है तो हम x1 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसको अंदर लेते जाएंगे। अभी a2 x2 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन होगा f ऑफ x1 x2 किसका हो जाएगा, dx1 का, ठीक है। dx2 तो बाहर में है ही, तो अभी खाली इतने का इंटीग्रेशन होगा, समझो जरा। येलो में देखो शेड कर रहे हैं, अभी सिर्फ इतना ही सॉल्व होगा एक पार्ट। ये बन जाएगा हमारा मार्जिनल, यानी कि एफ एक्स, और x2 के रिस्पेक्ट में किए हैं तो कौन सा आएगा, 1 वाला आएगा, एफ एक्स वन x1 x2। यहाँ पर x1 के रिस्पेक्ट में किए हैं तो कौन सा मार्जिनल आएगा, x2 वाला आएगा। समझ में आ रही है बात? ये हो जाएगा a1 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन के साथ dx2 भी उड़ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा x1 मार्जिनल, x1 मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया और dx1 प्लस यहाँ भी वैसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a2 x2, ये पूरा उड़ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा f ऑफ x2 x1 x2 तो dx2। अब ध्यान से देखो जरा, x1 और उसी का डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिनली खाली x1 का, कीपिंग x2 कांस्टेंट और dx1, तो ये बन जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1। समझ में आई बात? पूरा एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 में कन्वर्ट हो गया। नहीं आई? यहाँ देखो, x2 उसका डिस्ट्रीब्यूशन x2 वाला और dx2 और फिर उसी का इंटीग्रेशन, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ x2 में। प्रूफ तो हो गया ना? ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि हमें प्रूव करना था। इजी है, बस इसमें फर्क क्या है कि अगर x1 है, अगर x1 है आप x2 वाला इंटीग्रेशन कर दो, और अगर x2 है तो आप x1 वाला इंटीग्रेशन कर दो, तो मार्जिनल आ जाएगा उसका अपना वाला। ऑपोजिट वाला करना जरूरी है, तभी उसका अपना खुद का मार्जिनल आएगा। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है, प्रूव वेरिएंस ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2 is equal to a1 square variance of x1 plus a2 square variance of x2 plus 2a1 a2 covariance of x1 x2। यहाँ देखें, वेरिएंस ऑफ, आपको वेरिएंस का एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, अगर याद है तो, नहीं याद है तो देखना जरा, अभी रिकॉल करा देते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला बताया था, एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल बताया था, उसी को लगाने जा रहे हैं। तो वेरिएंस ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2 माइनस a1 x1 प्लस a2 x2 का मीन और होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी। और a1 x1 प्लस a2 x2 माइनस a1 x1 मीन माइनस a2 x2 मीन, और इस पूरे का स्क्वायर, अंदर में स्क्वायर खुलेगा। और पहले इसको कर दें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना देते हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो फ़ायदा क्या होगा, देखो ना, x1 माइनस x1 मीन आ गया और प्लस a2 x2 माइनस x2 मीन आ गया। अब बहुत इजी हो गया, देखो पेयरिंग कर दी हमने, इसके साथ और इसके साथ, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ a1 का स्क्वायर x1 माइनस x1 मीन का होल स्क्वायर,
प्लस A2 का स्क्वायर x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 2A1 A2 x1 माइनस x1 मीन x2 माइनस x2। आपको पता है ना कि A1 स्क्वायर एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 माइनस x1 मीन का होल स्क्वायर, इसकी एक्सपेक्टेंसी क्या बन जाएगी नेक्स्ट स्टेप में आएगा, लेकिन अभी ही डिस्कस कर लेते हैं। चलो पहले भी लिख दो, यहाँ पर A2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेंसी ऑफ x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेंसी प्लस 2A1 A2 इंटू वेरिएंस पहले ही मैंने दिया, एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 माइनस x1 मीन। अब तो आपको हिंट मिल गया होगा, ये बताएगा मुझे कोई ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। इसलिए कहते हैं बच्चे रिवाइज करके रखा करो, ये पेपर स्टैट्स 2 है, खाली स्टैट्स नहीं है, स्टैट्स 1 पढ़ोगे तभी स्टैट्स 2 भी आएगा। तो दिस इज A1 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x1, A2 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x2। वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं होता E ऑफ x माइनस x मीन का होल स्क्वायर, वही तो लगा रहे हैं। और ये हो गया 2A1 A2, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोवेरिएंस का होता है, तो कोवेरिएंस ऑफ x1 हेंस प्रूव्ड। तो इतना था हमारा चैप्टर 5 के कॉन्सेप्ट्स में। के साथ बच्चे हमारा चैप्टर 5 होता है कंप्लीट। चैप्टर 5 का असाइनमेंट करोगे और पीपी करोगे तो काफ़ी दिमाग खुल जाएगा और पता लगेगा कि हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। यहाँ अब हम लोग पेपर का क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टैट्स में पेपर जो है वो थोड़ा लेंदी होता है और मेरे ख्याल से टफ नहीं होना चाहिए। टफ इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए जाते हो, क्योंकि स्टैट्स में भी वही फंडा है, ये चैप्टर मतलब चैप्टर 2 पढ़ोगे तभी 3 आएगा, 2 3 पढ़ोगे तभी 4 आएगा, 3 4 पढ़ोगे तभी 5 आएगा, 3 4 5 पढ़ोगे तब 6 आएगा, इस तरीके का है। सारे चैप्टर कॉन्टिन्यूएशन में है तो आप किसी को मिस नहीं कर सकते। जो बच्चा कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ेगा, रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, उसके लिए स्टैट्स बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब जो नहीं पढ़ेंगे, जो सारा बैकलॉग रखे रहेंगे, तो उनके लिए स्टैट्स फिर टफ हो जाएगा लास्ट में जा करके। तो आपको ये काम नहीं करना, आपको डेली बाय डेली मेरे साथ क्लास में पढ़ते जाना है। अगर आप मेरा क्लास नहीं अटेंड करते हो तो रात को मेरा रोज एक वीडियो देखना है, MWF में मैथ्स का, TTS में स्टैट्स का, रोज 1 घंटा मुझे देना ही देना है। उसके बाद से फिर आपको थोड़ा बहुत असाइनमेंट और पीपी भी जो वीकेंड पे होता है, आप वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग असाइनमेंट और पीपी में चैप्टर 5 के। तब तक के लिए बाय बाय।